लास्ट में थैंक्स बोलना है डिपार्टमेंट के लोगों को थैंक्स इसमें था मेनी यूजर रिक्वायरमेंट गेट प्रॉपरली डिफाइंड एंड टेक्निकल इशू गेट रिसॉल्व। अगर यदि बहुत सारा ऐसा यूजर होता है जिसका हम ये सारा चीज रिसॉल्व कर देते हैं, टेक्निकल इशू और जो अनक्लियर डाउट था उस चीज को। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट मॉडल है इवोल्यूशनरी मॉडल। इवोल्यूशनरी मॉडल क्या है, क्यों हम इवोल्यूशनरी मॉडल पढ़ते हैं? देखिए, इवोल्यूशनरी मॉडल सक्सेसिव वर्जन और इंक्रीमेंट मॉडल मीन्स इसमें क्या है कि जैसे जैसे मॉडल बनता गया तो ये बढ़ता हुआ मॉडल है। नेक्स्ट मॉडल इंक्रीमेंट मॉडल आया। The system is broken down into several modules which can be incrementally implemented and delivered। मीन्स कुछ जो होता है कि जैसे जो सिस्टम को छोटा छोटा मॉड्यूल में तोड़ा गया और उसी में से इंक्रीमेंटली है इम्प्लीमेंटेशन मॉड्यूल है। फर्स्ट डेवलप द कोर मॉड्यूल ऑफ द सिस्टम, द इनिशियल प्रोडक्ट skeleton is refined into increased level of capacity by adding new functionality in successive version। मीन्स ये बोल रहा है कि पूरा इंक्रीमेंटली का मतलब ही होता है जो पुराना वर्जन है उस वर्जन में कुछ ना कुछ एडिशन पार्ट को ऐड करना। ठीक है, न्यू फंक्शनलिटी को ऐड करना और उसके हिसाब से नया वर्जन को लॉन्च करना। ठीक है, सक्सेसिव वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट फंक्शनिंग सिस्टम कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग सम यूजफुल वर्क। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ फंक्शनलिटी हम ऐड करते हैं या कैपेबल उसमें जोड़ते हैं जिससे कि काफी पुराना जो वर्जन है उसमें का परफॉर्मेंस काफी हाई हो जाता है या उसमें परफॉर्मेंस में बढ़ जाता है। ठीक है, ए न्यू रिलीज में इंक्लूड न्यू फंक्शनलिटी। इसमें कुछ ऐसा जो हम वर्जन रिलीज करते हैं उसके साथ कुछ नया फंक्शनलिटी लगाते हैं। आल्सो एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी इन द करेंट रिलीज माइट हैव बीन इनहांस। मींस कि बोल रहा है कि पुराना जो कुछ फंक्शनलिटीज है इसके अंदर उस फंक्शनलिटीज को डायरेक्टली हटाते नहीं है, उसको इनहांस करके उसमें कुछ नया फंक्शनलिटी ऐड करते हैं। ओके, जैसे विंडो 10 या की बात करें तो विंडो 7 जो था उसके पूरा का पूरा वर्जन को हटा नहीं दिया गया, उस वर्जन में कुछ ना कुछ उसका जो फंक्शन था उस फंक्शन में कुछ अपडेट किया है, कुछ नया चीज लेके आया है। जैसे कि पहले मैं कंप्यूटर था अभी भी मैं कंप्यूटर है, पहले गूगल क्रोम था अभी भी गूगल क्रोम है, लेकिन गूगल क्रोम का कुछ फंक्शनलिटी कुछ सिक्योरिटी का पार्ट उसमें बढ़ गया, कुछ फंक्शनलिटी को बढ़ा दिया गया। ओके, अब देखिए इवोल्यूशनरी मॉडल काम कैसे करता है। पहला देखिए ए है, ए बी है, ए बी और सी है। आप इससे अच्छा से समझ पाइएगा। अगर यदि कोई हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे देखिए विंडोज 7, इसको नाम देते हैं विंडोज 7। ठीक है, इसको देते हैं विंडो 8, इसको देते हैं विंडो 10। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिए, विंडो 7 है ये पूरा का पूरा ए इवोल्यूशनरी इंक्रीमेंट मॉडल। ध्यान रखिएगा, इंक्रीमेंट मॉडल, इंक्रीमेंट मॉडल मीन्स क्या है, कुछ एडिशनल ऐड होना। ऐसा नहीं कि नया का नया पूरा बनना, कुछ एडिशनल ऐड होना, एडिशनल फंक्शनलिटीज। विंडो 7 था, ए को माने विंडो 7 में जितना कोडिंग जो भी किया गया वो तो कोडिंग किया ही गया था। इसके बाद विंडो 8 में कुछ फंक्शनलिटी, जैसे फंक्शनलिटीज बी मानिए, बी फंक्शनलिटीज इस विंडो 7 प्लस कुछ बी फंक्शनलिटी। ठीक है, इन दोनों को मिला के विंडो 8 बना। ठीक है, तो इसीलिए इसमें कुछ एडिशनल फंक्शनलिटीज को ऐड किया गया। ठीक है, अब विंडो 7 प्लस बी अब प्लस सी अगर हम कर देंगे तो ये हो जाएगा विंडो 10। ठीक है, ये डायग्राम क्लियर कर समझ में आया सबको?
हेलो, यस सर, आ गया। समझ में आ गया? अगर कहीं भी किसी को कोई डाउट है, क्लियर कट अभी पूछिए। ये मॉडल एकदम क्लियर होना चाहिए। हमेशा डिफरेंस आप लोग से पूछेगा मॉडल में, कि मॉडल में, इस मॉडल में, इस मॉडल में क्या डिफरेंस है। ठीक है? अच्छा ठीक है सर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, कुछ इसके बाद एडवांटेज पढ़ते हैं। एडवांटेज ऑफ एवोल्यूशनरी मॉडल: यूजर गेट ए चांस टू एक्सपेरिमेंट विथ ए partially development system much before the full working version is released। ठीक है? अब बोल रहा है कि हम जब फुल वर्जन रिलीज होता है उस पे काम करेंगे तो वो काफी ज्यादा अच्छा हमको रिजल्ट देगा और काफी ज्यादा अच्छा काम करेगा। अब अल्फा वर्जन, बीटा वर्जन ये सब का नाम सुने हैं? जब व्हाट्सएप आता है नया नया, व्हाट्सएप इस टाइम पे आया था, उस टाइम पे बोला था कि व्हाट्सएप का ये अल्फा वर्जन है, ये बीटा वर्जन है। ठीक है? तो अल्फा वर्जन, बीटा वर्जन का मतलब क्या है? विंडो 10 भी शुरू में आया था तो हम लोग को कुछ दिन के लिए फ्री दिया था चलाने के लिए। चलाने के लिए फ्री दिया था। जब हम चलाने, कंप्यूटर बंद करने लगे थे तो उस टाइम पे हमसे फीडबैक पूछता था कि आप अपना फीडबैक दीजिए, आप अपना राय दीजिए कि ये विंडो में आपको क्या प्रॉब्लम क्या है। ठीक है? तो इसमें हमको इवोल्यूशनरी इंक्रीमेंट मॉडल है, इसमें बोल रहा है कि कोई जो पुराना वर्जन में कुछ फंक्शनलिटी ऐड करते हैं, उसमें वो काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस हमको पुराना मॉडल से नया मॉडल देता है। ठीक है? हेल्प्स फाइंडिंग एग्जैक्ट यूजर रिक्वायरमेंट: ये क्या करता है नया मॉडल, जो एवोल्यूशनरी मॉडल है, ये यूजर के रिक्वायरमेंट को फाइंड करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। मीन्स की ऑब्वियस सी बात है कि जो फंक्शनलिटी पहले से था और उसमें जैसे कि एक्सेल शीट 10 पे जो एमएस ऑफिस 10 है, उसमें काम जो किया होगा और एमएस ऑफिस अभी 16 में जो काम करेगा, ऑब्वियस सी बात है अच्छा लगेगा 16 में काम करके। क्यों? कि 10 में जो काम किया था उसको वो सारा फंक्शनलिटीज पता है ऑलरेडी, और विंडो 10 इसमें ऑफिस 16 में काम करेगा, वो सारा फंक्शनलिटी है ही और उसमें कुछ एडिशनल फंक्शनलिटीज भी दिया है। मीन्स को उसको पुराना तो पता ही है, उसके साथ साथ कुछ नया जो मेहनत करना पड़ता था डिजाइन करने के लिए, वो अगर बना बनाया शॉर्टकट की मिल जाए तो और इजी हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि जो पुराना वर्जन था नया वर्जन पे कोई काम करेगा तो काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट है कोर मॉड्यूल गेट टेस्टेड थ्रूली: जो भी कोर टीम होता है या कुछ भी कोर मेंबर जो काम करता है, रिड्यूस चांस ऑफ एरर इन फाइनल प्रोडक्ट। तो कोर टीम जो काम करता है या को जो भी मेंबर होता है उसका, वो उसको एरर आने के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाती है। पता है क्यों? क्योंकि इसके पास फीडबैक सिस्टम होता है, पुराना फंक्शनलिटीज को पूरा का पूरा ऐड करके चलता है। पुराना फंक्शनलिटीज में अगर एरर नहीं है, बहुत दिन से वो चलता आ रहा है, तो नया फंक्शनलिटीज में एरर होने का कोई चांस ही नहीं होता। इसके कारण उसके पास एरर की चांसेस कम हो जाती है, बहुत कम, एरर नहीं के बराबर आती है। ठीक? नेक्स्ट है कि डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज है ऑप्टेन डिफिकल्ट टू सब डिवाइडेड प्रॉब्लम इनटू फंक्शन यूनिट। एकदम सही बात बोला है कि इसका एवोल्यूशनरी मॉडल का ये डिसएडवांटेज है कि अगर यदि कोई प्रॉब्लम, कोई फंक्शनलिटीज है, उस फंक्शनलिटीज को कोई प्रॉब्लम के थ्रू उसको काम करवा रहे हैं, उस फंक्शनलिटीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उस काम को हमको डिवाइड करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। इसलिए प्रॉब्लम होती है कि अगर यदि हम उस पे वो फंक्शन लगा दिए हैं, तो जैसे ही हम उस काम को 2 भाग में डिवाइड करेंगे, वो मेरा फंक्शन काम करना बंद कर देगा। फंक्शन तो पुराना डाटा ढूँढेगा, वो पुराना डाटा उसे मिलेगा नहीं, जिसके कारण वो फंक्शन काम करना बंद, व्हिच कैन बी इंक्रीमेंटली इम्प्लीमेंटेड एंड डिलीवर्ड। जो फंक्शनलिटी काम कर रहा है वो आउटपुट नहीं देगा, आउटपुट डिलीवर नहीं करेगा, जिसके कारण वो काफ़ी बड़ा डिसएडवांटेज है इवोल्यूशनरी मॉडल। इवोल्यूशनरी मॉडल इज यूजफुल फॉर वेरी लार्ज प्रॉब्लम: अगर यदि बहुत बड़ा लार्ज प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को हम बार-बार डिवाइड भी कर रहे हैं, तोड़ भी रहे हैं, तो ये इवोल्यूशनरी मॉडल काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। वेयर इट इज ईजियर टू फाइंड मॉड्यूल फॉर इम्प्लीमेंटेशन: अगर यदि छोटा प्रॉब्लम है तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये हमेशा जो बड़ा प्रॉब्लम है उसके लिए इवोल्यूशनरी मॉडल
बहुत ज़्यादा इजी है, इम्प्लीमेंट है और अच्छा परफॉर्मेंस भी देगा। ठीक है, अब है कि एवोल्यूशनरी मॉडल का आइटरेशन। मेनी ऑर्गेनाइजेशन यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ आइटरेटिव एंड इंक्रीमेंट डेवलपमेंट। आइटरेशन मीन्स जानते हैं, मीन्स कि कोई काम कर रहा है एक बार में हमको जैसे कि किसी चीज़ को हमको सॉर्ट करना है, सॉर्ट करने में एक बार हम सॉर्टिंग टेक्निक लगाए तो अच्छा से, जैसे मान लीजिए चावल गेहूँ आप मिला दीजिए, चावल गेहूँ में हमको कोई इसको छानने वाला हम मशीन लगाया, एल्गोरिथम लगाया, चावल को अलग करो गेहूँ को अलग करो। फर्स्ट आइटरेशन चलेगा, उसको छांटेगा, पता चलाएगा कि कोई चावल में 2-4 गेहूँ रह गया, फिर सेकेंड में चलाए, फिर उसमें 1-2 रह गया, फिर थर्ड में चलाया, फिर 1 रह गया। ऐसे करते-करते 4-5 आइटरेशन लगाएंगे तो हमको चावल गेहूँ अलग होगा। ठीक है, तो यही यहाँ बोल रहा है कि आइटरेशन एंड न्यू रिलीज में इंक्लूड न्यू फंक्शनलिटी। अगर यदि हम आइटरेशन चलाते हैं तो न्यू रिलीज जो न्यू फंक्शनलिटी ऐड करते हैं और उसको हम आइटरेशन में काम करवा के देखते हैं कि ये काम प्रॉपरली कर रहा है कि नहीं, हमें प्रॉपर आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। एक बार हम चलाएंगे क्या आउटपुट आया, दोबारा चलाएंगे क्या आउटपुट आया, तिबारा चलाएंगे क्या आउटपुट आया। अगर सेम आउटपुट दे रहा है इसका मतलब कि मेरा मशीन एकदम अच्छा से काम कर रहा है। अगर आउटपुट में आउटपुट वेरी कर रहा है तो इसका मतलब है कि मेरा सिस्टम अच्छा से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी फ्रॉम द करेंट रिलीज में आल्सो हैव बीन मॉडिफाइड। अब है कि एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी फ्रॉम द करेंट रिलीज, पुराना जो मेरे पास फंक्शनलिटी है करेंट रिलीज होगा में आल्सो हैव बीन मॉडिफाइड। अगर यदि पुराना फंक्शनलिटी, हम तभी से बोलते आ रहे हैं कि पुराना फंक्शनलिटी रहता ही है और उसमें हम कुछ नया फंक्शन ऐड करते हैं। ठीक है, लेकिन इंक्रीमेंट मॉडल में ये भी फैसिलिटीज है कि पुराना फंक्शनलिटीज को भी आप उसमें थोड़ा चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर यदि मे भी जरूरत पड़ी, मे भी इसीलिए लिखा है मे आल्सो हैव बीन मॉडिफाइड। अगर यदि जरूरत आपको पड़ती है कि पुराना मॉडल में पुराना फंक्शन कुछ चेंज करने का तो आप चेंज कर सकते हैं एवोल्यूशनरी मॉडल विथ आइटरेशन। ओके, एवोल्यूशनरी मॉडल विथ आइटरेशन कुछ और है, इसमें देखते हैं सेवरल एडवांटेज। इसका क्या एडवांटेज होता है, ट्रेनिंग कैन स्टार्ट ऑन एन अर्लियर रिलीज। पहले जो रिलीज हुआ है उस पर हम ट्रेनिंग स्टार्ट करते, कस्टमर फीडबैक टेक करेंगे, अकाउंट कस्टमर फीडबैक तो देगा। हम लोग कहीं फीडबैक देते हैं तो पहले क्या बोलता है कि आप लॉगिन कीजिए गूगल अकाउंट से, उसको लॉगिन करवाते हैं, फिर उससे फीडबैक लेते हैं। इससे हमको उसका नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ मिल जाता है। तो वही बोल रहा है कस्टमर फीडबैक टेकन इनटू अकाउंट, उसके अकाउंट पे उससे कस्टमर का हम फीडबैक लेते हैं। ठीक है, मार्केट्स कैन बी क्रिएटेड, markets can be created for functionality that have been never been offered. Frequently release allow developer to fix unanticipated problem quickly. मीन्स इसका कहना है कि मार्केट में कोई भी चीज़ हम रिलीज करते हैं तो वो जो हमें फीडबैक देता है, फीडबैक के हिसाब से उसको जो हम क्विकली उसके प्रॉब्लम मीन्स क्विकली उसके डिजाइन में चेंज करके उसका जो फीडबैक के हिसाब से होता है उसको हम चेंज करते हैं। उसका जो न्यू रिलीज सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर में हम चेंज करके उसका फीडबैक को हम दूर करते हैं। जो भी फीडबैक हमको देता है फीडबैक के हिसाब से। मीन्स आइटरेशन कहने का यही मतलब होता है कि फर्स्ट आइटरेशन, फर्स्ट अलॉटमेंट में सॉफ्टवेयर बनाए, हम मार्केट में दिए। ठीक है, अब कुछ यूजर का या जो भी यूज कर रहा है सॉफ्टवेयर उसमें कुछ प्रॉब्लम आया तो फीडबैक दिया, कस्टमर फीडबैक दिया, उस फीडबैक के हिसाब से उसको हम फिर से रिलीज किए, नेक्स्ट आइटरेशन रिलीज करके फिर कस्टमर को दिए, फिर कस्टमर यूज किया, अगर उस फंक्शनलिटी में चलिए उस प्रॉब्लम को हम दूर कर दिए, लेकिन कहीं और जाके कोई और फंक्शनलिटी में प्रॉब्लम आया, फिर यूजर फीडबैक दिया, फिर उसको दूर किए। मीन्स ये आइटरेशन तब तक चलता रहेगा जब यूजर का फीडबैक आना बंद, जिस दिन यूजर का फीडबैक आना बंद हो जाएगा इसका मतलब मेरा ट्रायल वर्जन खत्म, ट्रायल का टाइम गया, अब उसको हम लॉन्च करेंगे पैसा पे या सर्टिफिकेट पे। हम जो हमसे खरीदेगा उसको हम वो सॉफ्टवेयर देंगे, नहीं तो उसको हम बैन कर देंगे। ठीक है, इसलिए मैं जब भी विंडो 10 शुरू में आया था तो फ्री में सबको दे रहा था, फ्री में आप अपडेट कर सकते थे।
मीन्स विंडो 8 था तो अपडेट करके आप विंडो 10 बना सकते थे, लेकिन अभी फिलहाल वो चीज़ नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए वो बोल रहा है कि आइटरेशन तभी लागू होता है जब हम न्यू रिलीज मार्केट में लॉन्च करते हैं। नेक्स्ट आता है, अभी तो एवोल्यूशनरी मॉडल, इंक्रीमेंट मॉडल पर है, आज हम दो मॉडल पर है, ठीक है, इवोल्यूशनरी मॉडल और प्रोटोटाइप। अब आगे का मॉडल आ रहे हैं स्पाइरल मॉडल, ठीक है। स्पाइरल मॉडल क्या करता है? स्पाइरल मॉडल 1988 में प्रपोज हुआ था बोहेम के द्वारा। ईच लूप ऑफ द स्पाइरल रिप्रेजेंट ए फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोसेस। मीन्स इसका जो भी लूप होगा स्पाइरल मॉडल का, वो एक प्रोसेस, एक बार लूप चलेगा वो एक प्रोसेस होगा, ठीक है। जितना बार आप लूप चलाते जाइए वो एक प्रोसेस होगा। और इस स्पाइरल मॉडल में खास तरह की बात होती है कि ये रिस्क को हैंडल करता है, रिस्क एनालिसिस इसमें होता है। The innermost loop might be concerned with system feasibility, मीन्स कि ये जब से सबसे इनर मोस्ट लूप जो होगा वो आपको इसका सिस्टम के फिजिबिलिटी को बताएगा। चलिए सबसे पहले हम इसके डायग्राम पे आ जाए, अगर इसमें डायग्राम को है तो है, ठीक है। स्पाइरल मॉडल का डायग्राम देखिए, सबसे इनर लूप के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे इनर लूप जो होगा इस सिस्टम के फिजिबिलिटी को बताएगा। सिस्टम फिजिबिलिटी मीन्स कि इस सिस्टम के पास कौन कौन सा सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, इसको क्या चाहिए, यूजर रिक्वायरमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। द नेक्स्ट लूप विद सिस्टम रिक्वायरमेंट डिफिनेशन, जो नेक्स्ट वो चलेगा, पहला देखिए हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है, पहला क्वाड्रेंट में चले, ये इतना तक आके ये डिफाइन कर दिया इस फिजिबिलिटी स्टडी के बारे में। फिर नेक्स्ट आए, नेक्स्ट हम यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो ये हमको बता दिया रिक्वायरमेंट डिफिनेशन के बारे में। और नेक्स्ट वन मीन्स कि जो तीसरा आइटरेशन होगा, 1 2 3, ठीक है, ये बताएगा सिस्टम डिजाइनिंग एंड सो ऑन सो टेस्टिंग, ये सब सारे। तो ये जितना भी लूप मेरा चल रहा है, ये एक एक लूप का एक एक काम है, ठीक है। There are no fixed phase in this model, the phase shown in the figure, just for example, ठीक है। ये जो भी डायग्राम आगे हम बताने वाले हैं, ये सारे के बारे में समझ गए, फर्स्ट लूप क्या करेगा, सेकंड लूप क्या करेगा, थर्ड लूप क्या करेगा, ओके। आइए स्पाइरल मॉडल के बारे में और कुछ। द टर्म टीम मस्ट डिसाइड हाउ टू स्ट्रक्चर द प्रोजेक्ट इनटू फेज, ठीक है। अब कौन से फेज में क्या काम करना है वो टीम पे डिपेंड होता है, ठीक है। The team must decide how to structure the project into phase, मीन्स कि अगर यदि हमारा एक प्रोजेक्ट है, कौन से फेज में, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज और फोर्थ फेज, कौन से फेज में कौन से काम को हमको रखना है। स्टार्ट वर्क यूजिंग सम जेनरिक मॉडल, ऐड एक्स्ट्रा फेज, हो सकता है इसमें आप एक्स्ट्रा फेज भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। For a specific project or when problem are identified during the project, each loop in the spiral model is split into 4 sector quadrant, ठीक है। सभी लूप को, जितना भी लूप होगा, एक लूप को 4 क्वाड्रेंट में हम डिवाइड करेंगे और उसके हिसाब से हम काम करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, पहला हमारा फेज क्या है, कहाँ से स्टार्ट है, तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट से, ठीक है। क्वाड्रेंट फर्स्ट में देखिए, क्वाड्रेंट सेकेंड, क्वाड्रेंट थर्ड, क्वाड्रेंट फोर्थ। डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव मीन्स कि इसका फिजिबिलिटी स्टडी, ऑब्जेक्टिव, प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको हम फर्स्ट पेज में काउंट करेंगे। नेक्स्ट पेज में आइडेंटिफाई रिस्क, रिसॉल्व रिस्क, अगर यदि हमारे पास ऑब्जेक्टिव है कि ये काम करना है और इस काम के करने में कौन सा प्रॉब्लम आ सकता है, यहाँ पे उस प्रॉब्लम को सबसे पहले दूर करेंगे। जैसे कि हमारे कॉलेज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, पानी का, फ्लड का। तो हम कॉलेज में हमारा काम है कॉलेज में पढ़ना, ठीक है। कॉलेज में पढ़ना काम है। इस पढ़ाई के टर्म में अभी सेमेस्टर शुरू होने में सबसे बड़ा बाधा क्या बना हुआ है, कोरोना को छोड़ दीजिए, ये तो प्राकृतिक आपदा है। इसके अलावा बाढ़, हमारे कॉलेज में इस मेन और वो है कि हमको पढ़ना है और पढ़ने में हमें रिस्क क्या हो रहा है, क्या रिस्क आ रहा है। हमारे पास फैकल्टी है, हमारे पास कॉलेज है, हमारे पास सारा
सिस्टम है पढ़ाई करने की, फिर भी कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है कि आप कॉलेज नहीं आ पा रहे हैं, क्यों, कौन रोक रहा है आपको? तो ये बाढ़ बाढ़ है, तो सबसे बड़ा रिस्क है बाढ़। तो इस बाढ़ को सबसे पहले उसको रिसॉल्व कीजिए। बाढ़ को रिसॉल्व करने के लिए कॉलेज में मिट्टी डालो, कॉलेज के लेवल को ऊपर लेकर बाढ़, ठीक है। तो ये इसका रिस्क है। इसी तरह से इसमें रिस्क आता है कि कोई प्रोजेक्ट करेंगे तो इसमें कौन सा पहले रिस्क आएगा, रिस्क को पहले हम सॉल्व करेंगे। इस स्पाइरल मॉडल में खास तौर पे, इससे पहले रिस्क की बात नहीं हुई थी, यहाँ पे पहले रिस्क सॉल्व करेंगे, फिर डेवलप नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रोडक्ट। रिस्क सॉल्व हो गया, फिर प्रोडक्ट बनाना शुरू करेंगे। यहाँ कस्टमर से एवोल्यूशन करवाएंगे, उससे प्रोटोटाइप मॉडल देख रहे हैं, प्रोटोटाइप लगाया है, तो कस्टमर से पहला फेज यहाँ से आएंगे, यहाँ तक आएंगे। यहाँ में क्या रिस्क सॉल्व हो गया, यहाँ पे प्रोडक्ट बनना शुरू हो गया, यहाँ कस्टमर छोटा सा डिजाइन हुआ, कस्टमर से हम फीडबैक लिए, अगर ये कोई रिफाइन करने के लिए बोल रहा है तो यहाँ आके फिर से ऑब्जेक्टिव हम लेंगे, ऑब्जेक्टिव क्या था फिर से ध्यान में रखेंगे। कस्टमर अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो ये लूप हमेशा चलता रहेगा। जिस टाइम पे कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा, इस टाइम पे मीन्स आपका फाइनल प्रोडक्ट बन के रेडी, ठीक है। तो ये है स्पाइरल मॉडल का पूरा। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव सेटिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट। मीन्स की फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। Identify objective of this phase. Examine the risk associated with these objective. Risk any adverse circumstance that might happen successfully compilation of the software project. जो हम अभी तक में पक्के हैं वही पूरा का पूरा ये कहानी इसका लिखा हुआ है, इसका लैंग्वेज कुछ अलग है। सीधा सीधी बात में समझिए कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। मीन्स ऑब्जेक्टिव मीन्स हम कहाँ जाना चाह रहे हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर आपको पहले से आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि हमको ये वर्क करना है, तो उस वर्क पे काम कीजिए, उसको रिक्वायरमेंट लीजिए, उसका गैदर कीजिए, स्पेसिफिकेशन देखिए, सारा चीज करने के बाद आप उसको तब आगे बढ़ाइए कि उसमें रिस्क क्या है। रिस्क असेसमेंट एंड रिडक्शन सेकेंड क्वाड्रेंट। रिस्क को कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। फॉर ईच आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट हैज रिस्क, ठीक है। डिटेल एनालिसिस एंड कैरी आउट। क्लियर बात, कोई प्रोजेक्ट कोई भी काम करेंगे तो भाई रिस्क आएगा। पढ़ाई में मेहनत नहीं है, पढ़ाई में मेहनत करोगे तभी आगे बढ़ोगे। इसमें मेहनत है कि हमको खाना बनाना पड़ता है, रिस्क यही सब है, खाना बनाना पड़ता है, टाइम पे उठना पड़ता है, सोना नहीं है, कौन नहीं सोना चाहता है, लेकिन पढ़ाई अगर करना है तो रिस्क तो है, सोना नहीं है, सोइएगा तो खोइएगा। तो वही चीज है इसमें कि इसमें ये ऐसा रिस्क आता है। आगे है स्पाइरल मॉडल का कुछ थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में बताया। डेवलपमेंट एंड वैलिडेशन द नेक्स्ट लेवल ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे हमारा रिस्क खत्म होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में उसको रिव्यू के लिए भेजते हैं एंड प्लानिंग के लिए। रिव्यू अगर सक्सेसफुल हुआ तो मेरा प्रोडक्ट बन जाता है, अगर रिव्यू अनसक्सेस होता है तो वो मेरा फिर से नेक्स्ट आइटरेशन में जाता है, फिर से वो सारा काम होगा, फिर से ऑब्जेक्टिव पे देखा जाएगा कि क्या इसका यही ऑब्जेक्टिव था, अगर ये हम ऑब्जेक्टिव दिए हैं तो ये फेल कैसे करेगा, ठीक है। अगर ये फेल किया है इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को फिर से चेक कीजिए, फिर से वो रिस्क में लाइए, फिर से डेवलप कीजिए, फिर से फीडबैक लीजिए, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कंक्लूजन ऑफ डिफरेंट लाइफ साइकिल। अब आइए कि सारा मॉडल तो पढ़ लिए, अब इसमें कंक्लूजन। ये अभी आज हम आपको नहीं पढ़ाने वाले हैं। पहले आप ये जो 5 मॉडल हम पढ़ाए हैं, इटरेटिव वाटरफॉल, क्लासिकल वाटरफॉल, एवोल्यूशनरी मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल, अभी पढ़ाया आपको स्पाइरल मॉडल। जितना भी मॉडल हम पढ़ाए हैं उस सारे मॉडल में आप एक सिंपल सा नोट्स लिख के गूगल क्लासरूम पे शेयर कीजिए, ठीक है। सब अपने अपने कॉपी में नोट्स लिखिए, या हो सके हाँ कॉपी में लिखिए विथ नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर। हेलो, हाँ सर। सब कोई सुन रहे हैं। ये जो कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट लाइफ साइकिल मॉडल है, इस चीज को हम आपको असाइनमेंट दे रहे हैं, सबको अपना लिखिए। हो सके तो हम ये क्वेश्चन डाल देंगे। समझ में आ गया क्वेश्चन कि सारे जितना भी मॉडल अभी तक में हम पढ़ाए हैं, सारे मॉडल में क्या कंपैरिजन है, क्या इसमें डिफरेंस है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। एक सिंपल सा अच्छा सा नोट्स तैयार कीजिए और उस गूगल
क्लासरूम पे आप लोग सब आदमी अपलोड कीजिए। ये आपका फर्स्ट असाइनमेंट होगा। क्लियर? सिंपल सा व्हाइट पेज पे बनाना है। अगर व्हाइट पेज नहीं है तो कोई अच्छा सा कॉपी होगा उसमें बनाइए। ये मैं अपने व्यू से नहीं बोल रहा, ये एग्जाम व्यू से बोल रहा हूँ। ठीक है, पूरा का पूरा मॉडल के बारे में लिखिए, उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। लास्ट में लिखिए कि इसमें कंपैरिजन करने से हमको पुराना मॉडल क्यों खराब था, नया मॉडल क्यों आया। ठीक है, कंपैरिजन में यही होता है ना, पुराना मॉडल खराब है तभी तो नया मॉडल आया, उसमें कुछ कमियां थी। हम फंक्शनलिटी इसमें सबसे अच्छी बात हम बताए कि स्पाइरल मॉडल में कि पुराना एवोल्यूशनरी मॉडल में कि पुराना मॉडल में कुछ कमी थी, इसीलिए नया फंक्शनलिटी ऐड करके नया मॉडल रिलीज हुआ है। कुछ नया फंक्शनलिटीज को ऐड करना। विंडोज 7, विंडोज 8 और विंडोज 10 का हम एग्जाम्पल दिए थे एवोल्यूशनरी मॉडल में। तो यही कंपैरिजन है, यही कंपैरिजन करके आपको बताना है कि क्यों पुराना मॉडल क्यों अच्छा नहीं था, नया मॉडल क्यों अच्छा हो गया। ठीक है, स्पाइरल मॉडल क्यों खराब था, प्रोटोटाइप मॉडल क्यों अच्छा है। ओके, क्वेश्चन समझ में आया? अब ये मत पूछिएगा कि कैसे सर ये क्वेश्चन तभी आप बताए नहीं थे और अभी आप पूछ रहे हैं कैसा ऐसा। क्वेश्चन समझ में जिसको नया क्वेश्चन आप फिर से पूछ सकते हैं। निधि कुमारी, सर। क्वेश्चन समझ में आया आपको? यस सर। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन आप सबको बताइएगा। हम जो भी पूछेगा हम आपका ही नाम लेंगे कि निधि को क्वेश्चन पता है, आप उससे पूछो। ठीक है? यस और सर, किसी हम को बता अभी देंगे। सुप्रिया कुमारी है, नरगिस है, प्रणव है और शुभम कुमार। शुभम कुमार, यस सर, यस सर। आपको समझ में आ गई सारा बात? समझ में आई है? यस सर, आ गया। हाँ, समझ में आ गया तो क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर यदि अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आज अभी फ्री है आप लोग पूछने के लिए, फिर से हम उसको हाँ। बताएंगे। अगर क्लियर नहीं है, अगर क्लियर है तो ये आपका क्वेश्चन है, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंस लाइफ साइकिल मॉडल। इसको कॉपी पे लिखिए और सबको गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, गूगल क्लासरूम पे अपलोड कीजिएगा, वो हम देख लेंगे। ठीक, और कोई क्वेश्चन? सर पांचों मॉडल पे नोट्स बनाना है और सर ये जो कंपैरिजन है डिफरेंट लाइफ साइकिल मॉडल, सर यही क्वेश्चन है ना? क्वेश्चन यही है, डिफरेंट लाइफ साइकिल मॉडल। पर अगर यदि आप सारा मॉडल के बारे में लिख लीजिएगा तो आपको लिखने से ज्यादा बेटर होता है एग्जाम की तैयारी। सारा मॉडल आप समझ गए हैं, बस उस चीज को आप लिखिए अपने लैंग्वेज में कि इस मॉडल में सर क्या पढ़ाए थे और इसमें कमी क्या थी कि नया मॉडल आया। सिंपल से जो क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल पढ़ाए थे, क्यों आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल आया? क्योंकि क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल में वो आइटरेशन नहीं था, रिक्वायरमेंट लेते थे और वहाँ फिजिबिलिटी स्टडी से लेके मेंटेनेंस, जब मेंटेनेंस टीम के पास कोई प्रॉब्लम आती थी तब जाके वो फिर से जाता था रिक्वायरमेंट के पास। ठीक है, लेकिन आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल उस चीज को दूर कर दिया कि एक फेज बनाइए और उसको टेस्ट कीजिए, टेस्ट में जो प्रॉब्लम आता है फिर से उसको सुधारिए। ठीक है, समझ में आया दोनों डिफरेंस क्या है? इसी तरीका के कंपैरिजन, आपको सारा मॉडल जब तक लिखिएगा नहीं आपको कंपैरिजन पता नहीं चलेगा। क्लियर? ये हमारे पास तो बस 2 स्लाइड का है, इसमें हम बोलते बहुत ज्यादा, समझाते बहुत ज्यादा, इसीलिए आप इस पे ध्यान दीजिए। पूरा का पूरा मॉडल का लाइफ साइकिल मॉडल जितना भी मॉडल पढ़ा है उसके बारे में लिखिए और फिर उसको कंपैरिजन लिखिए। हम मेन देखेंगे कंपैरिजन। ये आपका अच्छा बात है कि आप सारा मॉडल के बारे में लिखिए, लेकिन हमको मॉडल नहीं चाहिए, हमको चाहिए कंपैरिजन। क्लियर? चलिए आज के लिए इतना ही। क्लासरूम पे सबमिट गूगल क्लासरूम आपको हम दिखाए सर, थे। सबमिट। हाँ, गूगल क्लासरूम पे सबमिट यस करना सर। है। आप यहाँ पे जाइएगा, जैसे देखिए हम पिपुल है, पिपुल में जैसे अंजलि कुमारी ऑलरेडी यस इसमें सर। ऐड है। ये अगर यदि गूगल क्लासरूम पे कोई चीज ऐड करना चाहेगा तो आपको पता है कैसे ऐड करना है। क्रिएट में जाइए, ये तो हमारा है, हमारा खुला, यस इसलिए सर। हमको ऐसा दिखा रहा है। अगर आप खोलिएगा तो आपका शायद मॉड्यूल या जो भी असाइनमेंट सबमिट करने का वो हम असाइनमेंट क्रिएट करके देंगे यहाँ पे। चलिए हम देखते हैं, क्रिएट करके देखते हैं अगर हो जाए।
ठीक है, यही हम यहाँ पे आपको असाइनमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं। असाइनमेंट में असाइनमेंट 1 हम नाम दे रहे हैं इसका, और इसमें टॉपिक, ये टाइटल ही हम दे रहे हैं, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट लाइफ साइकिल मॉडल। ठीक है, ये आप सिंपल सी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम बाद में हम एडिट कर लेंगे। ये हम आपको असाइन कर दिए। ठीक है, ये असाइनमेंट हो गया। यहाँ पे देखिए स्ट्रीमिंग में देखिए, ये आपको शायद यहाँ पे देखिए ये असाइनमेंट आपको मिल गया। ठीक है, सुनील कुमार साहू पोस्टेड ए न्यू असाइनमेंट कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट लाइफ साइकिल मॉडल। और इसको आप खोलिएगा तो आपको सबमिट करने का ऑप्शन देगा। सबमिट करने का ऑप्शन मीन्स किस तरह का देगा, तो देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है ना, अभी तक कोई सबमिट नहीं किया है। ठीक है, सबका नाम हमको दिख रहा है, सबको दिख रहा है ये चीज। यस सर, दिख रहा है। देख रहे हैं आपका असाइन, सबको असाइन हो गया है असाइनमेंट। ठीक है, अगर यदि जो कोई सबमिट कीजिएगा हमको यहाँ दिख जाएगा 100 पॉइंट्स दिख रहा है। हम इसमें देखते हैं, हम थोड़ा पता करते हैं कि इस पॉइंट्स का क्या है। जो असाइनमेंट सबमिट करेगा उसको 100 पॉइंट्स मिल जाएगा। क्लियर, यहाँ पे फोल्डर है। कब तक सबमिट करना है? ये हम डेट आपको बता देंगे, जितना जल्दी कर लीजिए। ये अभी हम तो सिंपल क्रिएट करके दिखा दिए ना, इसको हम एडिट करेंगे और हम देखेंगे इसमें क्या क्या सेटिंग है, क्या क्या फंक्शनलिटी। हम देखे नहीं है इसको खोल के, इसमें जो फंक्शनलिटीज होगा सब आपको पता चल जाएगा। सेटिंग है, सेटिंग में देखेंगे। यहाँ देखिए फोल्डर, जहाँ भी आपका वो होगा सबमिट कीजिएगा तो मेरे पास फोल्डर बन के आएगा, सबका असाइनमेंट हम देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। ठीक है।